अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करने वाले हैं। इसको हमें मिडल टर्म को तोड़ना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे 3x²। अब यहाँ माइनस 2√6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि अगर माइनस √6 और माइनस √6 को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो करके ये 2√6x हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3x² और बाकी सेम हम इसको उतार लेते हैं √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से √3 को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से x भी कॉमन है, मतलब कि √3x हम लोग यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा √3, क्योंकि यहाँ से एक √3 बाहर गया और एक x भी यहाँ से बाहर गया है, तो एक x अभी यहाँ पे हमें बचेगा माइनस। अब यहाँ से देखिए कि √6 में से √3 बाहर करेंगे तो यहाँ पे अभी हमें √2 बचेगा। इसके बाद इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं कि √2 बाहर कर सकते हैं, तो माइनस √2 इसमें से बाहर करेंगे तो यहाँ से बचेगा √3 और 2 में से अगर हम √2 बाहर करेंगे तो यहाँ पे भी हमको अभी √2 बचेगा इक्वल टू 0। इसको फिर से समझ लीजिए। यहाँ से √3 इंटू √3x² था, तो इसमें से हम लोग √3x को बाहर किए। इसका मतलब कि एक √3 यहाँ पे आ गया और इसमें से एक x यहाँ पे आ गया, तो ये वाला √3 यहाँ पे बचा और ये इसमें का एक x हमें यहाँ पे बचा। अब √6 में से √3 हम बाहर करेंगे तो ये x तो पूरा का पूरा बाहर चला जाएगा, लेकिन इसमें अभी √2 बचेगा, क्योंकि जब हम वापस से √3 का √2 में गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा। 3 2 जा 6। इसी प्रकार इसमें से अगर हम √2 को बाहर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि √3 बचेगा, क्योंकि 2 इंटू 3 तभी जाके ये 6 होगा और एक x यहाँ पे छूट गया है, ये यहाँ पे रहेगा ये वाला x, और √2 इंटू √2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसलिए 2 में से अगर हम √2 बाहर करते हैं तो यहाँ पे हमारा √2 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग एक बार इसको लिख लेते हैं, तो ये बचेगा √3x माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 या √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ से हम लोग √3x इक्वल टू इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा √2। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये इसमें डिवाइड करेगा, तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाई ये 3 और दोनों रूट को हम लोग एक ही बार लिख लेते हैं। x का वैल्यू ये हो गया। यहाँ से भी सेम होगा हमारा √3x इक्वल टू √2 और यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम लोग अंडर रूट में लिख लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है। यहाँ पे हमको क्रमागत मानना है, इसलिए पहले वाले को x मानेंगे और उसमें अगला निकालने के लिए हम 1 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं। अब चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि इसका गुणनफल 306 है, यानी कि ये जो पहला पूर्णांक है और ये अगला पूर्णांक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको 306 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है, तो हम लिखेंगे x और x+1 इक्वल टू 306। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का x में मल्टीप्लाई होके बनेगा x² प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई होगा बनेगा x इक्वल टू 306। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। इस 306 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए हैं। अब ये हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना है और इसको हल करने के बाद जो हमको आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 306 और इसके बाद x² का कोएफिशिएंट 1 है। तो इसका मतलब कि हमको दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करके 306 आए और जोड़ने या घटाने पे हमको 1 प्राप्त हो। इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि 18 में से हम 17 को अगर माइनस करेंगे तो हमको x मिलेगा और 18 में 17 का अगर हम गुणा करेंगे तो हमको 306 प्राप्त होगा। तो 306 का हम गुणनखंड 18 और 17 के रूप में यहाँ पे लिख लिए हैं। इसके बाद यहाँ से x और x कॉमन है, तो यहाँ से हम x को कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 18। यहाँ से हम 17 को कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ पे बचेगा x और 306 में से 17 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 18। अब चूंकि यहाँ पे माइनस कॉमन हो चुका है इसलिए यहाँ पे ये वाला माइनस प्लस में बदल जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 18, एक बार ये ब्रैकेट के अंदर वाला और उसके बाद ये x और माइनस 17 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 18 इक्वल टू 0 या x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये प्लस 18 बनेगा हमारा माइनस 18 या यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये माइनस 17 बनेगा हमारा 17। अब चूंकि ये कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक हमको चाहिए इसलिए ये नेगेटिव का 18 जो है ये हमारा नहीं होगा आंसर। x इक्वल टू जो हमारा धनात्मक ये 17 मिला है ये हमारा इसका आंसर होगा। तो लिखेंगे चूँकि x इक्वल टू माइनस 18 धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसलिए x इक्वल टू हमारा 17 जो है ये एक पूर्णांक हो जाएगा, मतलब कि ये पहला पूर्णांक है। अब एक दूसरा पूर्णांक था हमारा x प्लस 1 यानी कि इसके आगे वाली संख्या। तो अगला पूर्णांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 हम लोग ऐड कर देंगे। x में क्या करना है, 1 को ऐड करना है। तो x हमारा 17 है तो 17 में अगर हम 1 ऐड करें तो हमको मिलेगा 18। तो यहाँ से हमको दोनों संख्याएं मिल चुकी हैं, एक है हमारा 17 और दूसरा है हमारा 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमको पता है चूँकि समय बराबर होता है दूरी डिवाइडेड बाई चाल, मतलब कि अगर हमको समय निकालना हो तो दूरी में चाल से भाग दे करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसका मतलब कि इस समय अगर हमारी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं। दूरी में चाल से हमें भाग देना है, तो दूरी है हमारा 480 किलोमीटर और चाल है हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना हमारा ये हो जाएगा समय घंटे में। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो चुकी है, यानी कि अब इसकी चाल जो है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था, अब इसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो चुका है। तो अब हमको कितना समय लगेगा, तो अब पुनः हमें समय निकालना चाहिए। तो ये दूरी हमारा 480 किलोमीटर ही है, तो ये दूरी हमारा रहेगा 480 और इसमें चाल से भाग देंगे। तो अब चाल हमारा बदल गया है, ये है हमारा x माइनस 8। इसका मतलब कि अब इतना घंटा समय लगेगा। और ये कह रहा है प्रश्न में कि 3 घंटा अधिक समय लेती है। 3 घंटा अधिक कब लेती है, जब इसका चाल क्या होता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ये जब हमारा चाल यहाँ पे कम हो चुका है तो ये 3 घंटा अधिक समय ले रही है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस ये 480 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 3। ये कहाँ से आया, चूँकि ये कह रहा था कि 3 घंटा अधिक समय ले रही है। इसका मतलब कि जब चाल हमारा कम था तो ये समय हमारा अधिक लगा होगा, और यहाँ पे चाल हमारा अधिक था, इसका मतलब ये समय कम लगा होगा। तो अधिक वाले में से कम वाले समय को अगर हम माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस 3 घंटा होगा। ये यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 480 का x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 480x, और x माइनस 8 का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा 480 में। तो इसको लिखेंगे 480 और ये x माइनस 8, और इसका मल्टीप्लाई हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये बनेगा हमारा x और ये x माइनस 8 इक्वल टू ये 3 यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा बनेगा 480x माइनस ये 480 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से बनेगा 480x माइनस, अब 480 का अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3840। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रख लिया है। x का x में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x स्क्वायर, माइनस x का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 8x इक्वल टू 3। अब यहाँ से 480x में से 480x को हम लोग माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
और ये हमारा बनेगा, ये यहाँ पे माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3840 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि और सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा 3840 इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करते हैं कि 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो होगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3 का हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 24x। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x, और इस 3840 को हम लोग राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये बनेगा माइनस 3840 इक्वल टू 0। तो इस समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा समीकरण था 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसमें हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। हमने क्या किया कि इसमें 3 से डिवाइड कर दिया ताकि ये समीकरण थोड़ा सा रिड्यूस हो सके। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, यानी कि 1280 को हमें 2 ऐसे भागों में बांटना है कि उसको जोड़ या घटा करके हमको 8 प्राप्त हो। तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 40x और प्लस 32x मिला करके बनता है हमारा माइनस 8x, और 40 का अगर हम 32 में मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 1280। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो इसमें से हम लोग x को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 40। अब यहाँ पे हम 32 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से प्लस 32 को कॉमन करेंगे तो ये बचेगा x माइनस 1280 में 32 का भाग करने पे हमको 40 मिलता है, तो ये होगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 40 और ये वाला x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का हमको 2 मान मिलेगा, x इक्वल टू 40 या x इक्वल टू माइनस 32। ये ऋणात्मक मान है और कभी भी चाल जो है हमारा ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला मान मान्य नहीं होगा। तो हमारा चाल होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर हम इसकी तुलना इससे करके a, b और c का मान निकाल सकते हैं। a का मान है यहाँ पे 2, b का मान है -3, इसके बाद c का मान है यहाँ से 5। और इसके मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, विविक्त कर निकालना पड़ता है। विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए
हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करते हैं। तो b है यहाँ पे हमारा -3, तो ये लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a है हमारा 2 और c है हमारा 5। तो यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 होता है। तो 9 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो हमको -31 प्राप्त होता है, जो कि लेस देन 0 है। और जब भी हमारा कैपिटल D 0 से छोटा आता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है।